Assalamu alaikum ji, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and great. Today's lesson 30, merging Englishes. In this lesson we will talk about the use and status of English in East Asian countries. ठीक है, अब ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनमें हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। पहले हम मेजर कंट्रीज़ का पढ़ लेते हैं जो कि ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आती हैं। वो हमारे पास चाइना है, जापान है, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया है, ताइवान है और हांगकांग है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। पहले हम अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, पहले हम अफ्रीका की हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, अब हमने यहाँ पर चाइना, जापान और यूरोप की हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी लेसन है, जस्ट थोड़ी सी हिस्ट्री है, थोड़ी सी थ्योरी है। मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स भी साथ साथ बताती जाऊँगी, आप लोगों ने उन्हें याद करना है और या फिर आप उन्हें हाईलाइट भी कर लीजिएगा। क्विज़ में भी हेल्प हो जाती है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हेल्प हो जाती है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बेटर है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर जाएं, क्योंकि अगर आप लोग इन पूरी थ्योरीज को रटेंगे तो बिलीव मी पेपर में जाके एग्ज़ाम में जाकर आप लोगों को डेफिनेटली वो चीज़ें जो है वो भूल जाएंगी। आप लोगों के लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उन चीज़ों को याद रखना और उसके बाद उनको वैसे ही लिखना। तो बेटर है कॉन्सेप्ट लें, इन योर ओन वर्ड्स लिखें लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक 176 देखें, जिसमें हमारे पास बताया गया है कि इंग्लिश इन एक्सपेंडिंग सर्कल। ये जितनी भी कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं, चाइना, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, ये सारी कंट्रीज़ हमारे पास एक्सपेंडिंग सर्कल में आती हैं। ठीक है, अब एक्सपेंडिंग सर्कल में जो कंट्रीज़ आती हैं, ऑब्वियस सी बात है वो कंट्रीज़ है जिन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ नहीं किया, जिन्होंने इंग्लिश को नेटिव लैंग्वेज के तौर पर यूज़ नहीं किया। ठीक है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ फ़ॉरेन लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करती हैं। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ फ़ॉरेन लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करती हैं। अदरवाइज़ इन कंट्रीज़ में इनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज ही बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंप्राइजेस कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ नहीं की जाती, इंग्लिश जो है वो फ़ॉरेन लैंग्वेज के तौर पर यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें करंटली स्टेटस अगर देखा जाए, अब का स्टेटस जब इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फैल गई है पूरी दुनिया में, ये एक डोमिनेंट लैंग्वेज बन गई है, तो अब इन कंट्रीज़ का स्टेटस क्या है। अब क्या हुआ है कि पहले इन कंट्रीज़ में इनकी अपनी ही लैंग्वेज जो है वो सीखी जाती थी और उसी की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा थी। बट अगर अब की बात की जाए, जैसे कि पता चल गया है कि हर पर्पस में इंग्लिश की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो अब इन कंट्रीज़ ने इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, ये हमें पता है कि इंग्लिश को इन्होंने अडॉप्ट किया। हमने इसमें पढ़ना क्या है, हमने इसमें ये पढ़ना है कि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, लेकिन हर कंट्रीज़ ने इसको अपने वे में अडॉप्ट किया। लाइक कुछ फीचर्स चेंज कर दी हैं, कुछ ग्रामेटिकल कैटेगरीज चेंज कर दी हैं, और अपने वे में जो इंग्लिश को इन्होंने अडॉप्ट किया है, हमने उसके कुछ फीचर्स पढ़ने हैं, कुछ हिस्ट्री पढ़नी है, दैट्स इट। और इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों के साथ साथ पॉइंट्स बताती जाऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएं, आप लोगों के लिए भी इजी होगा। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये सब्जेक्ट भी और ना ही ये लेसन इतना डिफ़िकल्ट है। करंटली स्टेटस देखें, इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश। अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि चाइना में इंग्लिश सीख रहे हैं। 300 मिलियन पीपल जो है वो टॉयलिंग एट लेसन इंग्लिश इन चाइना। इंग्लिश स्पीकिंग जापानीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये कौन सा प्रोजेक्ट था, वो लोग जो कि प्रोफिशिएंट नहीं थे इंग्लिश में, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया जिसके थ्रू वो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो गए। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल ELT प्रोग्राम्स इन कोरिया एंड ताइवान। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि इस तरह से भी ELT भी वहाँ पर आया सब्जेक्ट के तौर पर कोरिया और ताइवान में। तो ये सारा इसका स्टेटस बताया गया है कि क्या सीन है यहाँ पर कि इंग्लिश जो है पहले तो यूज़ की जाती थी फ़ॉरेन लैंग्वेज के तौर पर। ठीक है, अभी भी फ़ॉरेन लैंग्वेज के तौर पर ही वो यूज़ करते हैं, लेकिन अब इंग्लिश का एक वाइड स्टेटस है इन कंट्रीज़ में भी। ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ बन गई हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक 177 देख लेते हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन चाइना पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश रीच्ड इन चाइना इन 1637 विद ब्रिटिश ट्रेडर्स। ठीक है, ब्रिटिश ट्रेडर्स के थ्रू इंग्लिश यहाँ पर आई, फैली। उसके बाद द टर्म चाइनीज पिजन इंग्लिश अपेयर्ड इन 1859। ये दो डेट्स याद रखें, क्विज में बहुत दफ़ा रिपीट होती हैं। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज क्या है, कैंटोन वाज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, कैंटोन क्या है, ये चाइना में है और ये वाज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। पूरी दुनिया में ट्रेडिंग में ये उसका सेंटर है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि किस तरह जो है वो चाइना में ट्रेडिंग होती थी और उसके थ्रू जो है वो इंग्लिश की किस तरह स्प्रेडिंग हुई और इंग्लिश कैसे फैली। ठीक है, उसके अलावा अगर हिस्ट्री में देखा जाए अगेन, तो ओपियम वार जो थी वो भी इंग्लिश के फैलने में बहुत ज़्यादा
अहम रोल प्ले करती है। ओपियम वार क्या थी? ये असल में वार थी जो कि लड़ी गई थी ब्रिटिश और चाइना के दरमियान, ठीक है। उसके अलावा द रोल ऑफ ट्रीटी पोर्ट्स इन द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। ट्रीटी पोर्ट क्या थी? ये हमारे पास पोर्ट सिटीज़ थी चाइना और जापान में, दैट वर ओपन टू फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो इधर से भी ट्रेडिंग का जो काम है वो बहुत ज़्यादा, और इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इमर्ज हुई, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखें। अगर हिस्ट्री ऑफ चाइना आई तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये ब्रिटिश ट्रेडर्स है, चाइनीज़ पिजन, कैंटोन, ओपियम वार और ट्रीटी पोर्ट्स, ठीक है। ये आप लोगों ने 4-5 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर हिस्ट्री आई सिंपल ये पॉइंट्स लिखिएगा, आप लोगों को नंबर डेफिनेटली मिलेंगे। डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो एक्सेस टू एन एजुकेटेड वैरायटी ऑफ इंग्लिश थ्रू मिशनरी स्कूल। अब यहाँ पर आप लोग ओपियम वार ट्रीटी पोर्ट के नीचे देखें, ओपनिंग अप ऑफ द कंट्री टू मिशनरीज, मर्चेंट्स एंड कॉलोनियल ऑफिशियल्स। मिशनरीज किसे कहते हैं? जो कि कह लो कि अपने दीन की तबलीग के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की बात आ रही है कि उनके लिए भी इन्होंने अपने डोर्स खोल दिए थे, ठीक है। वो भी यहाँ पर आए, उनके थ्रू भी जो है वो इंग्लिश का एक काफ़ी वाइड आप कह लें कि स्प्रेडिंग हुई थी। उसके बाद हमारे पास बताया गया है कि इंग्लिश यहाँ पर जो है वो पहले इंटरनल लिंक लैंग्वेज के तौर पर यूज़ नहीं की जाती थी, सिर्फ़ और सिर्फ ये इसको फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते थे। लेकिन क्या हुआ था कि उसके बाद जो है वो इसकी रेंज में, इसकी डेप्थ में जो है वो कुछ फ़र्क नज़र आया। रिप्लेस्ड रशियन एज द प्राइमरी फॉरेन लैंग्वेज, वन ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर भी इन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश को जो है वो प्रोमिनेंट कर दिया था कि ये टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स में देखा जाए तो एक्सेस टू इंग्लिश वाज लिमिटेड टू अ यूनिवर्सिटी एजुकेटेड अलीट, यानी कि अलीट क्लास में के जो लोग थे वो तो इजीली इंग्लिश तक रसाई हासिल कर सकते थे, लाइक ईजीली वो इंग्लिश को सीख लेते थे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन रिटन चाइनीज़, इम्पैक्ट ऑन लेक्सिकल बोरोइंग एंड ऑन साइंटेक्स। पहले यहाँ पर कोई इतना वाइड स्टेटस नहीं था इंग्लिश का, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को पता है कि इंग्लिश फैली, इंग्लिश एक वाइडली लैंग्वेज बन गई, इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज बन गई, तो फिर इन कंट्रीज़ में भी इंग्लिश आई और इन कंट्रीज़ ने भी इसको अपने वे में अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से यहाँ पर इंग्लिश आई, जस्ट आप लोगों ने ये याद रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक 178 है जिसमें हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है चाइनीज़ इंग्लिश के। लाइक यहाँ पर अब इंग्लिश आ गई है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट कर लिया और उनको फ्रिक्वेंटली ये यूज़ करने लग पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साउंड सिस्टम में नो डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन टेंस एंड लेग्स वॉवल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हीट वर्ड होता है जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड इंग्लिश में होता है, लेकिन ये उसको हिट वर्ड पढ़ते हैं। इस तरह मूड है तो उसको मुड पढ़ देंगे जल्दी से, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रिकेटिव्स देख लें। फ्रिकेटिव्स जो हैं वो ज़ा और स साउंड्स में होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर थिन है तो इसको सिन कहेंगे, दीज है तो उसको सीज कहेंगे। तो ये वोकेबलरी आइटम्स देखें आगे। सिमेंटिक शिफ्ट इन सिंगल एंड कंपाउंड लेक्सिकल आइटम्स। अब इंटेलेक्चुअल है तो अ क्लास रेदर देन एन एकेडमिक, लाइक ये होल क्लास के तौर पर उसको लेंगे। बिग पोर्ट है तो इगैलिटेरियनिज्म यानी कि इक्वलिटी अमंग पीपल। रनिंग डॉग अ लैकी या अ सर्वेंट उसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मज़ीद ग्रामर में जो है वो कुछ डिस्टिंक्शंस हुई। डिलीशन ऑफ आर्टिकल्स, नो डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, लैक ऑफ द थर्ड सिंगुलर एंडिंग विद वर्ब। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या करते थे कि ये आंटी और अंकल जो होते थे ये वर्ड्स यूज़ करते थे ओल्डर जनरेशन को बताने के लिए। यहाँ पर मज़ीद फीचर्स बताए गए हैं। सिंपल आप लोग ये ग्रामर में जो है वो सिंपल वर्ड्स याद रखिएगा। डिलीशन ऑफ आर्टिकल्स हुआ था। उसके अलावा नो डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब। लाइक ब्यूटीफुल होता था तो ये उसको ब्यूटीफुली कहते हैं, लाइक कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। इसी तरह लैक ऑफ द थर्ड सिंगुलर एंडिंग विद वर्ब, यूज़ ऑफ एस विद वर्ब इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, लाइक ही लाइक क्रिकेट है तो ही लाइक्स क्रिकेट, इस तरह वाला। चाइनीज़ जो होंगे वो इसको ही लाइक्स क्रिकेट कहेंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे सिंपल, आप लोगों ने एक दो एग्जांपल्स इसकी याद रखनी है। देन हमारे पास टॉपिक 179 आ जाता है जापानीज़ का, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन जापान पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए कमोडोर पेरी एंट्रेंस इनटू टोक्यो बे इन 1853, ठीक है। अब ये जो था कमोडोर पेरी, ये कौन था? ये कमोडोर था यूएस नेवी का, ठीक है, जो कि आया था यूएस के प्रेसिडेंट के डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए जापान से ट्रेडिंग के सिलसिले में, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर आया था जापान में, टोक्यो बे से यहाँ जापान में आया। द अराइवल ऑफ अमेरिकन मिशनरीज इन 1868, ये भी 2 डेट्स आप लोगों ने जापान के की हिस्ट्री में जो है वो याद रखनी है। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन जापान क्या थी कि अटेम्प्ट टू बैनिश इंग्लिश,
यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो है वो प्रॉपर वे में बैन हो गई थी, लाइक इनकी अपनी लैंग्वेज ही यूज़ की जाती थी। लेकिन कम बैक कैसे हुआ था इंग्लिश का? स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन जापान, नो इंटरनल रीज़न फॉर इट प्रमोशन एंड यूज़। कोई इंटरनल रीज़न नहीं था। जापानीज़ इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ ऑल गवर्नमेंट बिजनेस इज़ जापानीज़। यहाँ पर वही बात है कि हर एक ने जैसे जैसे अपना बेनिफिट देखा। अब जैसे कि जापानीज़ बताया गया कि इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, तो जब बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो उनके लिए जापान लैंग्वेज को सीखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो क्यों ना यहाँ पर एक सवाल उठा कि एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज हो जो कि जिसको बोलने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो, तो वैसे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। तो इसी तरह कोई बेनिफिट, किसी को कोई बेनिफिट सूट किया, किसी को कोई बेनिफिट, उन्होंने अपने अपने तरीके से जब इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर देखें, क्लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इन जापान फ्रॉम पीपल हु नो ए फ्यू वर्ड्स टू relatively small segment who are fluent in the language. The new government policy of cultivation Japanese with English ability. Characteristics पढ़ते हैं इसके sounds में देखें। addition of u as a final syllabic in all other cases, जैसे कि stool है तो इसको sturu कहेंगे। इसी तरह addition of o and i as a final, grey zone है तो इसको ग्यूरी जोन कहेंगे। उसके अलावा करेक्टरिस्टिक साउंड्स देखें, द रियलाइजेशन ऑफ द एस साउंड एंड जेड टी ओ टी एस। इसी तरह ज साउंड जो है उसमें, जैसे कि हम मोस्टली ये साउंड्स हमने देखा होगा कि हम थिंक बोलते हैं, लेकिन अगर हम एक्सेंट में जाएं तो वो थिंक जो होता है उसमें ज़ा और स का साउंड ले आते हैं। जैसे कि थिंक है तो हम उसको थिंक बोलेंगे, ठीक है। फाइनल आर एज ए एंड वी एज बी, जैसे कि यहाँ पर देखें थॉट है तो उसको सूटो बोलेंगे, दिस है तो इसको दिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह बताया गया। कलर है तो वो इसकी भी जो है वो आर को ए में चेंज कर देंगे और कारा बोलेंगे इसको। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ। उसके अलावा वोकैबुलरी में देखें, अमेरिकन को जो है ये यहाँ पर अमेरिकन जो है ये इंग्लिश वर्ड और को जो है जापानीज वर्ड है, तो ये पाउडर होता है। उसके अलावा मज़ीद आगे वर्ड्स बताए गए हैं। इसी तरह सिमेंटिक शिफ्ट में फ्रंटो डेस्क होटल रिसेप्शन, ठीक है, इसको कहेंगे हम, ये इसका मीन है। इसी तरह टॉपिक 180 में देखें रोल ऑफ इंग्लिश इन यूरोप। अब यहाँ पर बताया गया इमर्जिंग रोल ऑफ इंग्लिश इन यूरोप, 3 डोमिनेंट लैंग्वेजेस ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसमें हमारे पास फ्रेंच है, जर्मन है और इंग्लिश है, ठीक है। अब यहाँ पर ईयू यूरोपियन यूनियन जो है, अगर मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी एग्जांपल या आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ ताकि आप लोगों को लाइफ में ये काम आ सके। यूरोपियन यूनियन कहते किसे हैं, ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में वर्ड सुना होगा और वैसे भी हम लोग सुनते हैं, हमें पता होना चाहिए इन वर्ड्स का। यूरोपियन यूनियन जो है ये 28 कंट्रीज़ पर बनी थी, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो 28 कंट्रीज़ आती थी और एक मुल्क जो था वो इसमें से एग्ज़िट कर गया था, जो कि हमारे पास ब्रिटेन है। तो उसके बाद पीछे कितनी कंट्रीज़ रह गई? 27, ठीक है। तो ये 27 कंट्रीज़ जो हैं वो सारी इसके अंडर आती हैं, ठीक है। अब यहाँ की कंट्रीज़ के लोग ईजीली दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट पासपोर्ट, ठीक है। इसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर बताया गया, द बिगेस्ट डी फैक्टो यूरोपियन लिंग्वा फ्रैंका बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर शुड लर्न ईच अदर लैंग्वेजेस, यानी कि एक दूसरे की लैंग्वेज जो है वो सीखते थे, लेकिन एक लेवल ऐसा आया कि उन्होंने सोचा क्यों ना एक कॉमन लैंग्वेज हो जिसको ये सीखें और इन्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने में कोई मसला ना हो। तो इस तरह यहाँ पर भी इंग्लिश इमर्ज हो गई। ब्रेक्सिट वर्ड जो है ये असल में आप लोग कह लें कि एग्जिट यानी कि चले जाना या लेफ्ट कर जाना किसी चीज़ को, और बी आर जो है ब्रिटिश को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस वर्ड को समझ जाएं कि ब्रेक्जिट किसे कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर बताया गया यूरोपियन इंग्लिश यानी कि किस किस पर्पसेस के लिए यूज़ की गई। इंट्रा यूरोपियन कम्युनिकेशन, डिस्टिंक्टिव यूरोपियन यूज़ ऑफ इंग्लिश, डिस्टिंग्विश यूरोपियन इंग्लिश स्पीकर्स फ्रॉम स्पीकर्स ऑफ अदर वराइटीज़ और इन्फ्लुएंस ऑन द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंटरनेशनली किसे कहते हैं कि विद इन दीज कंट्रीज फॉर कम्युनिकेशन अमंग पीपल हु हैव डिफरेंट फर्स्ट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो उनके साथ की जाने वाली कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारे पास इंटरनेशनली में आ जाती है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूँ। बाकी एट द एंड मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि देखें ये सारी थ्योरी जो होती है याद नहीं होती, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम जितना मर्जी याद कर लें, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि सारी थ्योरीज जो होती हैं वो मैच हो जाती हैं और हम लोग कंफ्यूज होते हैं जब हम एग्ज़ाम में जाकर पेपर में लिखने लगते हैं और हमें कुछ भी याद नहीं आता। तो बेटर है, आप लोगों को मशवरा यही दूंगी कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस
प्रिपेयर किया करें, आप लोग क्विज़ प्रिपेयर किया करें, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया करें। क्यों? क्योंकि आप लोग एक यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं, अभी भी रट्टा लगाएंगे तो क्या मतलब, आप लोगों ने क्या पढ़ा, बचपन से रट्टा लगाते आ रहे हैं, कॉलेज में भी रट्टा लगाया, तो अब तो यूनिवर्सिटी लेवल है, आप कोशिश करें कि अपने कॉन्सेप्ट जनरेट करें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर कर लें। आई नो हम लोग एक इंग्लिश बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखते, हम लोग उर्दू नेटिव हैं, तो हमारे लिए जो है वो इंग्लिश में लिखना खुद से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप लोग सिंपल क्या है कि एक दो डेफिनेशंस याद रख लिया करें, और कोशिश किया करें थोड़ी बहुत इंग्लिश बनाने की, कुछ इंग्लिश वोकेबलरी याद करने की, ताकि आप लोग कभी किसी एग्ज़ाम में बैठे हों तो आप लोग खुद से कुछ लिख सकें। सिंपल इंग्लिश आती है ना आप लोगों को, वो आप लोगों ने बचपन से लेके अब तक पढ़ी है, तो वो आप लोगों के लिए कोई डिफ़िकल्ट थिंग नहीं है। क्या आप लोगों को किसने कहा आप लोग ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करें, आप लोग अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करें, नेटिव स्पीकर की तरह आप लोग बोलें? आप लोग अपने वे में यूज़ करें इंग्लिश को, सिंपल वे में। लेकिन यही कहूँगी आप लोगों को कि कॉन्सेप्ट्स पर जाया करें, कभी भी रट्टे पर ना जाया करें। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा जिनका ये सब्जेक्ट है उनके साथ। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।